अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले लेसन में हमने द डाइंग सन के टेक्स्ट पे काम करना शुरू किया। हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में बात की जो हमें अप्लाई करनी चाहिए जब हम इंग्लिश टेक्स्ट को इंटरप्रेट कर रहे हों, इंग्लिश टेक्स्ट को कंप्रीहेंड कर रहे हों। तो इस लेसन में भी हम उसी टेक्निक को फर्दर डेवलप करेंगे कि किस तरह से अगर कोई सेंटेंस थोड़ा लंबा सेंटेंस है, आप उस सेंटेंस को डिफरेंट फ्रेजेस में ब्रेक करके उसकी अच्छी कंप्रीहेंशन कर सकते हैं। और सेंटेंसेस को फ्रेजेस में ब्रेक करने का आपको एक और फ़ायदा भी होता है, आप उन पैटर्न से फेमिलियर हो जाते हैं, उन पैटर्न से वाकिफ़ हो जाते हैं जो पैटर्न डेवलप होते हैं मीनिंग क्रिएट करने के लिए। अब इस सेंटेंस को देखें, एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स इज़ प्रोबेबली समथिंग लाइक द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड। काफ़ी लेंथी सेंटेंस ये लगता है, अगरचे ये एक सिंपल सेंटेंस है बिकॉज इट हैज़ जस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस को भी अगर आप देखते हैं, सच इज़ द लिटलनेस ऑफ होम इन द स्पेस व्हेन मेजर्ड अप अगेंस्ट द टोटल सबस्टेंस ऑफ द यूनिवर्स। अब अगर इन सेंटेंसेस को हम फ्रेजेस में ब्रेक कर लें तो इन सेंटेंसेस की कंप्रीहेंशन हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाती है और कंप्रीहेंशन बेहतर होती है। फ्रेज़ पे हम पहले बात कर चुके हैं, फ्रेज़ क्या होती है। 3 किस्म की फ्रेजेस के बारे में फेमिलियर होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेजेस की और भी बहुत सारी इकसाम होती हैं, लेकिन ये 3 किस्म की फ्रेजेस को अगर आप अंडरस्टैंड कर लें तो आप बड़ी आसानी से उन पैटर्न्स को समझ सकते हैं जो फ्रेज़ डेवलप करने के लिए, फ्रेज़ बनाने के लिए यूज़ होते हैं। नॉन फ्रेजेस होती हैं, नॉन फ्रेजेस के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। वर्ब फ्रेजेस होती हैं, वर्ब फ्रेज में जनरली वर्ब और उसके मॉडिफायर्स होते हैं। वर्ब के मॉडिफायर्स में आपको पता है इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं, एडवर्ब होते हैं या हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, अभी वर्ब फ्रेजेस पे हम बात करेंगे। उसके बाद प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होती हैं। ऑफ कोर्स अल्फाज का एक ऐसा ग्रुप जो किसी प्रेपोजिशन से शुरू होता है और जनरली किसी नाउन पर एंड होता है, वो प्रेपोजिशनल फ्रेज, दे आर वेरी मच कॉमन, बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। और इन को समझने से और इनको यूज़ करने से आप टेक्स्ट को बिगर चंक्स में, बड़े चंक्स में आप कंप्रीहेंड कर सकते हैं। अब अगर आप फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट को देखते हैं तो फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट एक नॉन फ्रेज और एक प्रेपोजिशनल फ्रेज से मिलकर बनाया गया। जैसे द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स, ये एक नॉन फ्रेज है, इन द यूनिवर्स ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। इसको पूरे को यूज़ करके सेंटेंस का सब्जेक्ट बना दिया गया। अब द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स में अगर आप पैटर्न देखें तो क्या है, पैटर्न आर्टिकल शुरू में लगा दिया एंड देन एडजेक्टिव है, नंबर नाउन ऑफ प्रेपोजिशन है, द आर्टिकल अगेन स्टार, और इन प्रेपोजिशन है उसके बाद आर्टिकल है यूनिवर्स। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि किस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की फ्रेजेस के पैटर्न्स डेवलप होते हैं, किस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की फ्रेजेस कंस्ट्रक्ट की जाती हैं। इज़ प्रोबेबली समथिंग लाइक, अब आगे, द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये भी एक फ्रेज़ है, उसी तरह की फ्रेज़ है जिस तरह से ऊपर वाली फ्रेज़ है। आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें जो डिफरेंट पैटर्न्स हैं उन पैटर्न्स को आप यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट को कंप्रीहेंड करने के लिए, टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। अच्छा, अब आप इस सेंटेंस में जब देखते हैं कि कौन कौन सी प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं, कौन कौन सी जो है नाउन फ्रेजेस हैं और उनके पैटर्न्स को देखते हैं तो आप इस सेंटेंस को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं और ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड फाइनली जब आप बार बार इस तरह से कर रहे हैं, एक स्टेज ऐसी आती है कि आप खुद से इस किस्म के सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने के, सेंटेंस बनाने के काबिल हो जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद
अब जब भी आप किसी वर्ब को देख रहे हो या वर्ब फ्रेज को देख रहे हो, कुछ चीज़ों का वर्ब के बारे में आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। दे इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, और इससे आपका कंप्रीहेंशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और वही बात अगेन आई विल रिपीट कि इफ़ यू आर डूइंग सो अगेन एंड अगेन वेन एवर यू आर डूइंग योर टेक्स्ट, एक स्टेज ऐसी आती है जब आप खुद से उस किस्म का टेक्स्ट क्रिएट करने के काबिल हो जाते हैं। अच्छा, वर्ब जहाँ पे आ जाए, आपने वर्ब के बारे में कुछ चीज़ें नोट करनी है। आपने रुकना है, जो आपके सेंटेंस का प्रेडिकेट है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड जो होता है, सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड प्रेडिकेट में वर्ब होता है। ये मैं आपसे कह रहा हूँ और इसको मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ, इसको मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, इस पर मैं एम्फेसिस दे रहा हूँ, इस पर जोर दे रहा हूँ। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, आपने रुकना है, आपने देखना है कि आप जिस क्लॉज को स्टडी कर रहे हैं उस क्लॉज में जो वर्ब यूज़ हुआ है वो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या डिस्टिंक्शन होती है, ये आपने पता चलाना है कि ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या डिस्टिंक्शन है। ये कुछ वर्ड्स हैं जिस तरह से इज़ एम आर है, वॉज वर है, हैज़ हैव है, इन वर्ड्स के साथ ये है कि ये मेन वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। आपने रुकना है और देखना है कि अगर ये वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं ये मेन वर्ब हैं या हेल्पिंग वर्ब हैं, इस बात का आपने बहुत ज़्यादा जो है वो ख्याल रखना है। जिस तरह से इस सेंटेंस में इज़ यूज़ हुआ है, इज़ मेन वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जिसका आपने वर्ब के, जब भी वर्ब आपके सामने आए आपने पता चलाना है वो ये है कि ये वर्ब स्टेट वर्ब है या एक्शन वर्ब है। ठीक है, ये इज एम आर वॉज वर, इस किस्म के वर्ब्स को स्टेट वर्ब्स कहते हैं क्योंकि ये एक कंडीशन, एक हालत, एक स्टेट को जाहिर करते हैं। और ये गो कम से जिसमें कोई भी मोशन इन्वॉल्व होती है उसे हम एक्शन वर्ब बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। फिर उसके बाद आपने देखना है कि जब आप के सेंटेंस में जिस क्लॉज को आप स्टडी कर रहे हैं उसका वर्ब है, एक्शन वर्ब है, तो आपने वहाँ पे रुक के देखना है कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है या इन ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या टर्म्स बोल रहा हूँ मैं, ट्रांजिटिव वर्ब है या इन ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या बोला मैंने? ट्रांजिटिव वर्ब और इन ट्रांजिटिव वर्ब। ये ट्रांजिटिव वर्ब और इन ट्रांजिटिव वर्ब होते क्या हैं एक्चुअली? तो अगर तो किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगा हो या कोई वर्ब ऑब्जेक्ट ले तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। आपने ख्याल करना है कि उस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है या नहीं। अगर नहीं लगा हुआ तो ऑफ कोर्स उसे जो है आप इंट्रांजिटिव वर्ब बोलोगे, उसको इस तरह से कैटेगराइज करोगे। एंड देन एक और चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है जब आप टेक्स्ट को इंटरप्रेट कर रहे हो, टेक्स्ट को गो थ्रू कर रहे हो, वो ये कि वर्ब एक्टिव है या पैसिव। अगेन मैं ये बात दोहरा रहा हूँ और बार बार ये बात कर रहा हूँ कि जब आप टेक्स्ट के साथ इस तरह से इंटरेक्ट करेंगे और आप मसलसल इंटरेक्ट करते रहते हैं तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है जहाँ पे टेक्स्ट को क्रिएट करना आपके लिए एक ऑटोमेटिक प्रोसेस बन जाता है। ठीक है जी, इन चीज़ों का वर्ब के बारे में या वर्ब फ्रेज के बारे में इन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने देखना है कि जिस क्लास को आप स्टडी कर रहे हैं उसका वर्ब कौन सा, उसमें मेन वर्ब कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। फिर उसके बाद आपने जो है वो देखना ये है कि स्टेट वर्ब और एक्शन वर्ब कहाँ पे स्टेट वर्ब लगा हुआ है, कहाँ पे एक्शन वर्ब लगा हुआ है। फिर उसके बाद वर्ब को ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव के तौर पर देख लें कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इन ट्रांजिटिव वर्ब है। और इसी तरह से आप वर्ब को देख लें कि ये एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में। दीज थिंग्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट है, इन चीज़ों को आपको समझना चाहिए। इसी तरह से ये सेकंड सेंटेंस जब आप देखते हैं कि सच इज़ द लिटलनेस ऑफ होम, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रामर की एक पैटर्न को समझने वाली बात है कि राइटर जिस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है वो द लिटलनेस ऑफ होम इन द स्पेस है, लेकिन उसने सेंटेंस के सब्जेक्ट को बाद में लिखा है और सच को सच को जो है वो सेंटेंस का ऐसे लगता है सच जो है वो सब्जेक्ट है। आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि राइटर सब्जेक्ट की इन्वर्शन कैसे करते हैं, यानी सेंटेंस का सब्जेक्ट बाद का तो वो वर्ब के बाद में लिख देते हैं और स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है
कि ये क्या किस तरह से टीचर ने या क्लास में तो हमने ये सीखा था कि सेंटेंस के शुरू में सेंटेंस का सब्जेक्ट आता है, बट इट हैपन। अब नेक्स्ट अगर आप इसको देखते हैं नेक्स्ट क्लास को, व्हेन के बाद जो शुरू, यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब को बिल्कुल राइटर ने मिस कर दिया। क्यों? क्योंकि ये अंडरस्टूड है व्हेन इट इज़ मेजर्ड अप, ठीक है, ये असल में इस तरह से एक कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। ये भी इस बात का भी आप ख्याल रखें कि बाद का राइटर सेंटेंस और वर्ब को सेकंड क्लॉज में मिस कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं। तो उस वक़्त आपने क्या करना है, उसको आपने किस तरह से समझना है। ऑफ कोर्स आप गौर से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। बट मोर इम्पोर्टेंट थिंग देन एवरीथिंग एल्स इज़ के आपने इस किस्म के सेंटेंस ऑफ कोर्स आप बहुत एक्सपर्ट लेवल पे जाके लिखना शुरू करते हैं। अदरवाइज आपसे जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि आप सिंपल एंड प्लेन लैंग्वेज को यूज़ करना शुरू करें एंड सिंपल एंड प्लेन लैंग्वेज प्रोड्यूस करना शुरू करें। लाइक आपसे व्हेन यू आर स्पीकिंग, आप किस तरह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस यू आर यूजिंग, दे शुड बी सिंपल एंड कंप्लीट। और इसी तरह से राइटिंग में आपके सिंपल एंड कंप्लीट सेंटेंसेस होने चाहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में कि इन दो सेंटेंसेस में कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं, राइटर ने उनको किस तरह से यूज़ किया है। सेंटेंस नंबर 1 को देखें, वहाँ पे स्टार्स, नंबर ऑफ स्टार्स को नंबर ऑफ ग्रेन्स के साथ कंपेयर किया है और राइटर ने लाइक का वर्ड यूज़ किया है इस कंपैरिजन को करने के लिए। अब जब राइटर लाइक और एज का वर्ड यूज़ करके कोई कंपैरिजन करें तो उसको हम फिगरेटिव लैंग्वेज में या फिगर्स ऑफ स्पीच में सिमली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमली। सिमली SIMILIE, सिमली बोलते हैं। ठीक है, सिमली क्या होती है कि ये एक कंपैरिजन होता है जिसमें लाइक और एज जैसे वर्ड यूज़ किए जाते हैं। ये इम्प्लिसिट कंपैरिजन होता है, यानी ऐसा कंपैरिजन जिसे हम अखज़ करते हैं। अच्छा, दूसरी किस्म का कंपैरिजन ये होता है कि एक्सप्लिसिट। ठीक है, अब अर्थ को नेक्स्ट सेंटेंस में अगर जो है वो दे रहा है लिटलनेस ऑफ अवर होम, होम एक्चुअली अर्थ के लिए स्टैंड करता है। अब जब राइटर इस तरह से एक वर्ड को किसी दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस कर देते हैं, उसका कंपैरिजन करते हैं, डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, डायरेक्टली वर्ड को रिप्लेस कर देते हैं, उसको हम मेटाफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटाफर। मेटाफोर भी कुछ लोग जो है वो बोलते हैं, मेटाफर भी जो है वो बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेटाफर बोलते हैं। तो ये सिमली एंड मेटाफर के बारे में भी आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए कि सिमली क्या है, मेटाफर क्या है। और ये फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि फिगर्स ऑफ स्पीच के ज़रिए राइटर एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, एक ऐसे आइडिया को जो मुश्किल होता है उसको आसान बना के रीडर्स के लिए पेश करता है, या सुनने वाले के लिए जब हम स्पीच में यूज़ करते हैं तो उसको समझना आसान हो जाता है। असल में क्या होता है कि वी टॉक अबाउट समथिंग अनफेमिलियर इन टर्म्स ऑफ समथिंग दैट इज़ फेमिलियर। ठीक है, ऐसी चीज़ जिसका हमें इल्म है, जिससे हम मानूस हैं, उसके साथ हम इसको रिप्लेस करते हैं किसी ऐसी चीज़ को जिसके साथ हम मानूस नहीं हैं। बहरहाल दीज थिंग्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। आपने इसका ख्याल रखना है। क्या करना है, आप वापस जाएं ज़रा, कैसे कि एक सेंटेंस है उसको आप, या एक क्लॉज है, आप उसको फ्रेजेस में ब्रेक करें। अब 3 किस्म की फ्रेजेस आप बड़ी आसानी से रिकग्नाइज़ कर लेते हो, ये आप में सलाहियत होनी चाहिए। और उन फ्रेजेस से आपको किस किस्म की इन्फॉर्मेशन मिलती है वो इन्फॉर्मेशन भी आपने जहन में रखनी है। उन फ्रेजेस के पैटर्न्स को अपने जहन में बैठाएं। बार बार जब करेंगे तो वो पैटर्न्स आपके जहन में बैठ जाएंगे कि नॉन फ्रेज किस तरह से कंस्ट्रक्ट होती है, वर्ब फ्रेज किस तरह से कंस्ट्रक्ट होती है, पर्टिकुलर वर्ब फ्रेज कंस्ट्रक्ट करेंगे तो मीनिंग पे क्या फ़र्क पड़ेगा। लाइक यहाँ पे अगर सपोज जिस तरह से आप पहले सेंटेंस को देखते हैं, इसकी जगह आप वॉज वर्ब यूज़ कर लेंगे तो ऑफ कोर्स बात पास में चली जाएगी।
ठीक है। तो ये चीज़ें आप अपने जहन में रखते चले जाएं, अपने जहन में स्टोर करते चले जाएं, और फाइनली एक स्टेज ऐसी आ जाएगी व्हेन यू विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग योर ओन लैंग्वेज। तो नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम डिस्कस कर रहे होंगे। अब क्लॉजेस हमने डिस्कस कर ली, फ्रेजेस हमने डिस्कस कर ली। अब ऑफ कोर्स जो इम्पोर्टेंट चीज़ रह जाती है वो डिफरेंट वर्ड क्लासेस हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। जब हम फ्रेज़ में पहुंच जाएं, ऑफ कोर्स उस फ्रेज़ में हम उन पार्ट्स ऑफ स्पीच को ट्रेस करना शुरू कर दें। लाइक आपके पास द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स, इस फ्रेज़ को अगर आप देखते हैं, द आर्टिकल है या द आर्टिकल, टोटल एडजेक्टिव, नंबर नाउन, preposition ऑफ एंड स्टार्स नाउन है। अगेन इससे पहले जो है वो आर्टिकल लगा हुआ है। अब हमें ये चीज़ें एक्सप्लेन भी करनी है, तो टोटल से पहले हमने दा लगाया है, क्यों लगाया है, ठीक है। और इसी तरह से स्टार से पहले दा लगाया है, क्यों लगाया है। preposition इन है तो किस किस्म के मीनिंग दे रहा है, ऑन होगा तो किस किस्म के मीनिंग देगा। तो डिफरेंट चीज़ों को अगर आप रिप्लेस करते रहते हैं, आपका लैंग्वेज के साथ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपके लैंग्वेज प्रोड्यूस करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अल्लाह हाफिज़।